नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों डीएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर पेपर श्रृंखला हमारी चल रही थी उसमें आज ये पीजीटी इंग्लिश का पेपर हम लेके आए, इंडिया जीके का। और इसके साथ ही हम जो देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि इसमें हमारा जो ये होता है डीएसएसबी का जो प्री पेपर होता है टीचिंग वैकेंसीज के लिए, जो प्री एग्जाम होता है वो आपका 100 अंक का होता है, ठीक है। और इस 100 अंक में आपका 20 अंक जो है वो आता है जीके और जीएस का, ठीक है। जीके प्लस जीएस आता है आपका, और 20 अंक की जो है वो हिंदी आती है। तो हम जो है अब इतने दिन तो हम कर रहे थे आपका केवल जीके जीएस, और अब हम जो है इसके आपके 40 नंबर जो है वो कवर करने वाले हैं। 40 नंबर जो है अब डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के हर एक पेपर के हम जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप टेलीग्राम का, वहाँ से वो भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये सारी अपडेट्स जो है सबसे पहले मिलती रहें। तो देखिए ये जो पेपर है आपका आज जो हम करने जा रहे हैं पीजीटी अंग्रेजी का है, महिला का है। ये महिला अंग्रेजी का 30/6/2021 को, यानी 30 जून 2021 को ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया था डीएसएसबी में। और डीएसएसबी का ये पेपर जो है अब हमारा लगभग 9वां या 10वां पेपर होगा, 9वां तो कम से कम पेपर है ये, ठीक है। तो बाकी वाले देखने हैं तो आप चैनल के ऊपर चले जाइए, आपको डीएसएसबी एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे हमारे इस चैनल के ऊपर। अच्छा, आप लोगों की जो आप शिकायत रहती है आप लोगों की तरफ से कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए करिए। अब शुरू करते हैं हम। देखिए ये है नुआखाई, एक कृषि त्योहार है। तो मैं जैसा कि ये पेपर करवाने का मकसद यही है कि आप लोग कम से कम उन टॉपिक्स को क्लियर करें जो टॉपिक एग्जाम अक्सर हर एक एग्जाम में डीएसएसबी पूछता है। तो ये टॉपिक आपका जो त्योहार वाला है ये आपका कृषि से संबंधित, खासकर जो है कृषि से संबंधित त्योहार जिस भी राज्य में मनाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये है नुआखाई त्योहार, एक कृषि त्योहार है। किस राज्य के द्वारा ये मुख्य रूप से किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो ये हर एक एग्जाम में अभी तक हमने किए हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग के जितने भी किए हैं, हर एक पेपर में इस प्रकार का एक त्योहार के बारे में पूछा है। ये आपका नुआखाई जो है गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके, यानी कि 1 और उसके बाद में ABCD जो भी आंसर है वो डाल के कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये उड़ीसा राज्य का है। ये जो है उड़ीसा राज्य का ये त्योहार है नुआखाई। अगला प्रश्न, हलिसन लोक संगीत में महाभारत की गाथाओं को लोक गाथा के रूप में गाया जाता है। महाभारत की कथाओं को, महाभारत की गाथाओं को लोक गाथा के रूप में किस में गाया जाता है? सोहर, पंखीड़ा, पंडवानी और मांड। तो देखिए ये जो सोहर है ये कहाँ का है मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में भी। ये त्योहार है झारखंड का। ये बालक के जन्म के अवसर पर जो है ये गाया जाता है। झारखंड में बालक के जन्म के अवसर पर जो है ये गान गाया जाता है, सोहर। पंखीड़ा जो है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है पंखीड़ा, ठीक है। इसके बाद में ये पंडवानी जो है ये किसका है? ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ का है। मांड जो है ये कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछा है कि महाभारत की ये जो पंडवानी नृत्य है इसमें महाभारत की लोक गाथाओं का वो वर्णन किया जाता है। ये पंडवानी अक्सर वैसे क्या था? ये था वैसे पांडव वाणी, पांडव वाणी। ये पांडव वाणी था जो कि कैसे बन गया? वो कालांतर में पंडवानी बन गया, ठीक है। पांडव वाणी, तो इसमें पांडवों की जो है लोक गाथाएं, यानी कि पांडव जो महाभारत में है तो महाभारत की गाथाएं जो है इसमें करवाई जाती हैं या इसमें गाई जाती हैं। ये पंडवानी नृत्य है। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में नहीं किया गया? तो देखिए यहां से आपका जो है, मैं हर बार कहता हूं कि बैंक के राष्ट्रीयकरण जो 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो थे 14 बैंक। 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 6 बैंक, यानी कि ये 14 और 6 ये 20 बैंक जो है ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से पूछा क्या है कि 1969 में जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था वो कौन सा था? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें जो है राइट आंसर है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक ऐसा बैंक है जो कि जिसका 1969 में नहीं बल्कि 1980 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में इसका राष्ट्रीयकरण बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देख लेते हैं इनका
कि ये जो आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, यानी ये 6 बैंक ऐसे हैं जिनका 1980 के अंतर्गत जो है 1980 में जो है इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंध्रा बैंक का 1980 में किया गया था, कॉर्पोरेशन बैंक का 1980 में था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओबीआई है, ये ओबीसी नहीं है, ये एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है वो अलग है, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया है ये अलग है। पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, ये 6 बैंक ऐसे हैं जिनका 1980 के अंदर राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है 2021 में घोषणा के अनुसार, बजट 2021 की घोषणा के अनुसार भारतीय खगोल यात्रियों को गगनयान मिशन गतिविधियों में भाग के रूप में रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यानी कि ये आपका करंट का प्रश्न है, यानी कि अगर इस तरह का जो करंट का प्रश्न आपका जब आप पेपर देते हैं उससे 6 महीने पहले, 8 महीने, 10 महीने पहले अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये व्यक्ति कितने थे? ये भारत के 4 लोग थे। यानी कि यहाँ पर ये लोग कितने थे ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि ये प्रश्न किस टॉपिक से पूछा गया और करंट अफेयर में ये प्रश्न पूछा गया। अगला, खालिस्तान को बिना बुझा चुना के रूप में भी जाना जाता है। ये बता देता हूँ, ये प्रश्न जो है आपका 2nd टाइम रिपीट हुआ है। ये प्रश्न जो अभी मैंने 10 करवाए हैं, 8, 9, 10 जितने भी करवाए हैं उनमें दूसरी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा अलग से रिपीट हुआ है। बिना बुझे चुने के रूप में कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटासियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको हम बुझा हुआ, सॉरी बिना बुझा चुना भी कहते हैं। बिना बुझा चुना किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। देखिए ये आया था क्विक लाइम। क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है या क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो ये क्विक लाइम जो है वो बुझे हुए चूने को कहते हैं और उसमें ऑप्शन ये था कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये 4 ऑप्शन थे और पूछा क्या था कि क्विक लाइम निम्न में से कौन सा होता है, किसका नाम है? तो क्विक लाइम, ब्रंट लाइम है ना, अनसेकल्ड लाइम या प्रोबल लाइम, ये चारों क्या है? ये इसके दूसरे नाम है। इसके कैल्शियम ऑक्साइड के दूसरे नाम है ये चारों के चारों। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये एक बार पूछा था, फर्स्ट टाइम जब पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का गुण नहीं है? यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का निम्न में से गुण कौन सा नहीं है? विज्ञान का है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पीजीटी हिस्ट्री का पेपर जो था हमने कल किया था उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था चुंबक के बारे में, यानी ये नहीं पूछा गया था, चुंबकीय बल के बारे में पूछा गया था। तो ये चुंबक वाला जो है, मैग्नेट वाला जो प्रश्न है आपका, ये टॉपिक आपका डीएसएसबी के अंदर आपका क्लियर होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे। तो इसमें पहला ही होता है कि ये धनात्मक आवेशित होते हैं, ये जो है इसका गुण नहीं है। तो ऑप्शन इसका 6 का राइट आंसर ये रहेगा। अगला, मृदा जिसे स्थानीय रूप से रेगुर मृदा कहा जाता है, रेगुर मृदा जिसे रेगुर मृदा कहा जाता है, कपास, गेहूं, अलसी, बाजरा, तंबाकू और तिलहन के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से उपयोग में ली जाती है, उपयोग की जाती है। कौन सी मिट्टी होती है? तो रेगुर मिट्टी जो है वो खासकर कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, तंबाकू के लिए होती है, ठीक है, अलसी, बाजरा, गेहूं के लिए। तो रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है आपका? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो यानी आपका आगे अब प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपसे पूछा रेगुर मिट्टी तो रेगुर मृदा, काली मृदा को कहा जाता है। अब देखिए, अब काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी की जो है वो मृदा की क्या खास बात है कि इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की होती है कमी। मुख्यतः ये कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में अधिकता किसकी होती है? मैग्नीशियम की होती है, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता इसमें होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की होती है इसमें कमी। अब थोड़ा सा इन मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये जो यहां पर गुलाबी रंग में दिख रही है आपको, ये गुलाबी रंग में आपको दिख रही है, ये आपकी कौन सी मिट्टी है? ये पर्वतीय मिट्टी है। ये जो मिट्टी है वो कौन सी है? ये पर्वतीय मिट्टी है, ठीक है। इसके बाद में आप जलोढ़ मिट्टी देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो ये ब्लू कलर का क्षेत्र है, जिसके अंदर आपका कौन कौन सा आता है भाग? इस भाग में आता है आपका ये पूरा, यहाँ से पंजाब आ जाता है, यहाँ हरियाणा आ जाता है, फिर जो है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, ये कुछ भाग जो उत्तर इधर मध्य प्रदेश का, फिर ये जो गुजरात का भाग आ जाता है, कुछ भाग यहाँ महाराष्ट्र का आता है, बाकी ये जो पूरा यानी आप इसे कह सकते हैं गंगा यमुना का मैदान जो है, गंगा और यमुना का जो मैदान है, ये सारा का सारा जो है वो आपका
इस मिट्टी से है, यानी कि कौन सी मृदा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ये गंगा यमुना का जो मैदान है ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, इधर जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी आ गया, यानी गंगा यमुना के अलावा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है ये पूरा का पूरा जो मैदान है वो कौन सा, जलोढ़ मिट्टी का है। अब आप यहां पर काले रंग में देख पा रहे हैं, ये काले रंग वाला जो हिस्सा है टोटल का टोटल, जैसे जिसमें कुछ भाग जो है गुजरात का आता है, कुछ भाग महाराष्ट्र का आता है, इधर कर्नाटक आता है और कुछ भाग यहां पर आंध्र प्रदेश का भी आता है। ये काली मिट्टी है जो कि कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है और कपास जो है ये बहुल कपास बहुल क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका प्रायद्वीपीय भाग जो है ये पूरा दक्षिण तक, और ये जो भाग आपका ये पूरा का पूरा इसमें क्या है, लाल मिट्टी है, यानी इसके अंदर जो है आपकी कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपको यहाँ पर पर्पल कलर में दिख रही है ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर ये मिट्टी है, ये कौन सी है, ये लेटेराइट मिट्टी जो है यहाँ पर आपको सामने, यानी कि ये लेटेराइट मिट्टी जो है यहाँ पर इस भाग में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से मिट्टियों का जो प्रमुख रूप से मिट्टियों का जो है वो वर्गीकरण है। आप देखेंगे कि ऊपर पिंक जो है ये पर्वतीय इलाका है, ये इधर पर्वतीय इलाका है, ये सिक्किम वाला इलाका पर्वतीय है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, ये जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, ये इलाका सारा कौन सा है, पर्वतीय मिट्टी वाला है। ये मध्य भारत का जो इलाका है ये जो है पूरा का पूरा जो मैदानी भाग है ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा इधर जो है राजस्थान आ जाता है, और राजस्थान जो है ये कौन सा यहाँ पर, ये आपका मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी ये पश्चिमी घाट में है, और एक इधर आप पश्चिम बंगाल के साइड में उड़ीसा के ऊपरी भागों में देखेंगे तो ये इलाका जो आपका यहां पर ये लेटेराइट मिट्टी यहां पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ बताना किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न एक आध बार पूछ लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण नगर जितने भी हैं वो आपको एक जगह मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएंगे, कौन से महत्वपूर्ण नगर जो है किस नदी के किनारे बसे हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये लखनऊ नगर जो है वो झेलम, गोमती, यमुना और हुगली। तो देखिए हुगली नदी की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ कहाँ है, तो लखनऊ आपका कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में, यमुना नदी जरूर यहाँ से निकल रही है यूपी में से, झेलम नदी जो है वो आगे आपकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, और गोमती नदी, तो ये जो है लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, और गोमती नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी कि गोमती नदी जो है वो किसकी, यमुना नदी की एक सहायक नदी है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे में बसा हुआ है। खालिस्तान में बाबर ने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था, 1521, 1532, 27 और 35। तो 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि बाबर भारत में कब आया था, बाबर आया था भारत में 1526 में। बाबर जो है भारत में कब आया था, तो वो 1526 में भारत आया था, तो 1521 में तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, और 1530 में बाबर की हो गई थी मृत्यु, 1530 में जो बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में जो है आपका ना तो 32 हो सकता, ना 35 हो सकता, ना ये हो सकता, यानी कि ये है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका 16 सितंबर, ये युद्ध जो है आपका 16 सितंबर 1527 को, 16 सितंबर 1527 को ये जो है खानवा, ये जो है आगरा से कुछ 35 किलोमीटर दूर है। ये आगरा से लगभग जो 35 किलोमीटर दूर है, आगरा से 35 किलोमीटर दूर ये खानवा नामक गांव में जो है ये युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसने दो अस्पासी अस्पा प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत विशिष्ट कुलीन को घुड़सवारों की संख्या को दुगुना बनाए रखना था? दो अस्पासी अस्पा, ये जो है एक प्रणाली थी, और ये प्रणाली जो है मुगल काल में थी। किसने ये शुरू की थी, यानी इसमें क्या था कि इसमें जो विशेष पद प्राप्त लोग थे उनको क्या है घुड़सवारों की संख्या को दुगुना बनाए रखना था। जहांगीर, अकबर, बाबर और औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा ये शुरू की थी जहांगीर ने शुरू की थी। दो अस्पासी अस्पा जो है, दो अस्पासी अस्पा, ये ऐसा भी आता है, जैसे ये ऐसे आता है दो अस्पा सी अस्पा। ये प्रणाली जो है वो किसने शुरू की थी, तो ये जो है वो जहांगीर ने शुरू की थी, और जहांगीर ने अपने शासन के 10वें वर्ष में शुरू की थी।
शासन के 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में ये शुरू की थी। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। और इस टॉपिक में महत्वपूर्ण जो है वो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और 1931 में किसने की थी? सरदार पटेल ने, ठीक है। 1928 में किसने की थी? 1928 में की थी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। उन्नीस में मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। और 1919 में भी किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1924 की बात करें, 1924 में किसने की थी? तो 1924 में महात्मा गांधी ने की थी। 1916 में किसने की थी? 1916 में एनी बेसेंट ने की थी, एनी बेसेंट ने। और ये एनी बेसेंट पहली वो थी जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। तो ये प्रमुख है। तो इसमें क्या है, ये आपका 1919 वाला याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपका जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1924 में पहली बार महात्मा गांधी इसमें बने थे। ये भारत की कोई भी महिला प्रथम थी जो जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जो है वो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। 1930 में ये हुआ नहीं था। 1931 में सरदार पटेल ने, तो सरदार पटेल ने यहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों की मांग की थी, मौलिक अधिकारों की मांग की। चलिए आप लिख लीजिएगा मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन 7 मई 2021 को शपथ लेने के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने थे? यानी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की बात है तो कौन बने थे, यानी कि नए 2021 में। तो आप ही जानते हैं ये बहुत ज्यादा चर्चा में वर्तमान विषय बना हुआ है। तो ये थे मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ये जो करुणानिधि जो तमिलनाडु के पूर्व सीएम हैं उनके पुत्र हैं स्टालिन, ठीक है। तो एम के स्टालिन जिनको कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट में एम के स्टालिन, और वैसे मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। अब अगर बात करें हाल ही में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बने, 3 बल्कि 5 राज्यों के बने, तो 5 राज्यों के आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको जो अच्छे से पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने अग्रणी भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर 2021 जीता? देखिए ये आपका फिल्म फेयर, फिल्म के जितने पुरस्कार होते हैं, या तो आपसे एक मैं बता देता हूं अभी तक जितने आए उनमें से, या तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा 2-3 एग्जाम में, और दूसरा इसमें जो ऑस्कर के लिए पूछा है। तो 2021 में ऑस्कर के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसने जीता था? तो एंथनी हॉपकिंस ने जीता था। अब आपके लिए जरूरी है कि 2023 में किसने जीता है जो है ऑस्कर अवार्ड, तो ये जानना आपके लिए जरूरी होता है। तो 94वें अकादमी पुरस्कार 2022 में जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसने जीता था? विल स्मिथ, ठीक है। और ये जो है 2023 वाले था, ये कौन सा था? 95वां 2023 का जो है वो किसको मिला? ब्रेंडन फ्रेजर को। ये द व्हेल के ब्रेंडन फ्रेजर को जो है ये 2023 में जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 का जो है वो किसको मिला है ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेंडन फ्रेजर को, इनके जो है वो कौन सी फिल्म है? द व्हेल के लिए, ठीक है। और ये कौन से नंबर का था? ये 95वां संस्करण था ऑस्कर का। इटली ने अप्रैल 2021 में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी सबसे पहले मेगा फूड पार्क की योजना शुरू की? अगर कोई विदेश की इस तरह की कोई योजना होती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको ध्यान में करना चाहिए। और ये ध्यान में कैसे रहते हैं, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। इसके लिए जरूरी है आपके लिए कि आप न्यूज़पेपर प्रॉपर जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, उसको जो है समझने का प्रयास करें। याद आपको कुछ करना होता नहीं, ठीक है उसमें। तो ये जो है इटली ने मेगा फूड पार्क जो वो कहाँ पर? ये गुजरात के अंदर जो है इन्होंने स्थापित किया है। विश्व अपना जो है पहला भारत के अंदर मेगा जो है फूड पार्क। 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को दोहन करने के लिए उत्तरी खालिस्तान में अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। उत्तरी सिक्किम, असम, मेघालय और मिजोरम,
तो ये जो है इस प्रकार का ये भारतीय सेना से रिलेटेड प्रश्न पूछा है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है वो किस कॉन्सेप्ट में पूछा है, ये प्रश्न पूछा आपके करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट में। तो ये सिक्किम से है, ये जो आपका सिक्किम से है, ये सिक्किम के अंदर है। वीडियो में थोड़ा सा में भी दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं चल रही है और बाकी तो आपका सही चल रहा है। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए तो बने रहिए। कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा सा 5, 7, 10 सेकंड के लिए आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इसमें डिस्कनेक्ट आपने नहीं होना है। हाँ, थोड़ा सा कई बार लाइव में चलते दिक्कत आ जाती है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, यानी उस समय बोरिस जॉनसन थे, ठीक है। तो इन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के संबंधों को व्यापक रणनीतिक और साझेदारी तक बढ़ाने के लिए 4 मई 2021 को, देखिए पेपर देखिए आपका 30 जून को है, करंट अफेयर कुछ आपका 4 मई का, तो आप जो है ये खींचे रखिए। किस महत्वाकांक्षी योजना को अपनाया, तो वो था रोड मैप 2030, यानी रोड मैप 2030 जो है दोनों देशों के आपसे सहयोग पर ये आधारित जो है वो एक योजना, ठीक है। तो ये इस तरह का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में देखिए, ये आपका जनरल नॉलेज का प्रश्न आ गया। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की विशेषता, यानी कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं व्यक्ति के, केवल एक अनुच्छेद 21 के अंदर व्यक्तिगत जीवन के अधिकार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार निरस्त हो जाते हैं। ऐसे में ये किस संविधान से लिया गया है, ये किस देश के संविधान से हमने कॉपी किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान। तो ये हमने कहां से किया है? ये हमने जर्मनी से किया है। ये जर्मनी के संविधान से आपातकाल की जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो निरस्त हो जाती है नागरिकों की, वो कहां से लिया है? जर्मनी से। भारत के संविधान के भाग 10 में, भाग 10 है ये, भाग 10 में खालिस्तान पर अनुच्छेद शामिल है, यानी किस टॉपिक पर अनुच्छेद शामिल है? तो देखिए भारत के संविधान भाग जो 10 है वो किस पर आधारित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र पर मूल कर्तव्य, नागरिकता या चुनाव। तो ये जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये जो है इसमें है। और इसमें है क्या वास्तव में? इसके अंदर राष्ट्रपति किसी भी जाति या किसी जनजाति को वो जो है आरक्षित कर सकता है, इसके तहत उस राज्य के राज्यपाल की सहमति से, उस राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर, या किसी भी क्षेत्र को जो है वो घटा बढ़ा सकता है अनुसूचित क्षेत्र के। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के 34वें संस्करण में कितने पदक जीते? एशियाई कुश्ती के, ये कुश्ती का चैंपियनशिप है 2021 में, इसमें जो है कितने पदक जीते हैं? 10, 12, 14 और 16। तो इसमें जीते हैं 14 पदक। अब आपको जो है 2023 वाले का आपको पता होना चाहिए कि 2023 में ये आंकड़ा कितना रहा। चलिए हम बता देते हैं, 2023 में भी कितने 14 पदक ही इन्होंने जीते हैं, ठीक है। भारत के पदक विजेता कौन कौन है? ये देखिए पदक विजेता कौन कौन है। ये कुश्ती का ये एक है अमन सहरावत, इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। अनिरुद्ध गुलिया, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। दीपक, इन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता है। और रुपिन, इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके अलावा नीरज चिकारा, इन्होंने कांस्य पदक जीता। सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। विकास ने कांस्य पदक जीता है। अमित पंघाल, महिलाओं का 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने रजत पदक जीता है। इनका साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। निशा दहिया, इन्होंने महिलाओं में 68 किलोग्राम में इन्होंने फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता है। अंशु मलिक, इन्होंने महिलाओं के 57 किलोग्राम में फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। सोनम मलिक, इन्होंने महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। मनीषा, इन्होंने भी क्या है कांस्य पदक जीता 65 किलोग्राम में। रितिका हुडा, इन्होंने 72 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। और प्रिया, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। यानी कि कुश्ती की एशियन चैंपियनशिप है, उसमें भारत ने जो है वो कुल जो 14 मेडल इसमें जीते हैं। और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कौन इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? ये बात आपकी प्राचीन हो चुकी है, यानी कि ये बात हो चुकी है आपकी 2021 तक की। और अगर बात करें 2024 की, तो ये प्रश्न जो आपका पूछा गया था 2021 में विराट कोहली जो है वो सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। और अब अगर 2024 की बात करें तो 2023 के आईपीएल तक,
2023 के आईपीएल तक जो है इन्होंने जो है वो सबसे तेज जो है 7000 रन बना लिए, वो भी किसके नाम है, विराट कोहली के नाम है। देखिए आईपीएल इतिहास में विराट कोहली 7000 रनों के आंकड़े को पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अभी तक 237 मैच खेले हैं और इनमें से जो है 7263 रन बनाए हैं, लेकिन 237 मैचों में इनिंग्स इनकी केवल 229 है। 34 बार वे नॉट आउट रहे हैं, इनमें से 229 पारियों में 34 बार नॉट आउट रहे हैं। इनका रन रेट रहा है, ये रहा है 36.61 का। सेंचुरी इनकी 7 है, 50 हाफ सेंचुरी है, 643 चौके और 234 छक्के जो है वो विराट कोहली ने अभी तक इसमें लगाए हैं। यानी कि ये अभी तक का जो 2023 के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से आईपीएल 2023 तक की बात है ये, ठीक है। पहले नंबर पर विराट कोहली है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है शिखर धवन। दूसरे नंबर पर जो है वो शिखर धवन है और तीसरे नंबर पर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। वार्नर जो है वो तीसरे नंबर पर है और वार्नर का जो एवरेज है वो 41.41, ये उनका रन रेट है। रन रेट सबसे ज्यादा किसका है, वार्नर का है 41.41। तो ये प्रश्न थे हमारे, और इन प्रश्नों में हमने जो डीएसएसबी का पीजीटी इंग्लिश का फीमेल का पहली शिफ्ट का जो 30 को पहली शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का ये इंडिया जीके के प्रश्न थे। इसके अलावा जो हम आगे जो दूसरा शिफ्ट है उसके भी पेपर लेके आएंगे, फिजिकल एजुकेशन के लेके आएंगे, और इससे पहले हम पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स और इसके अलावा स्टेनोग्राफर और दूसरे जो है इस तरह के क्लर्क के, और वो पेपर जो हमने लाइव लगा दिए हैं वो हमारे वीडियो के चैनल के वीडियो की प्ले लिस्ट में आपको डीएसएसबी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व, और ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन के टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न वहां पूछे गए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।